जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय तटीय व्यापार साम्राज्य की चाबी, मतलब एक बहुत बड़े इकोनॉमिक हब की चाबी, किसी ऐसे राज्य के पास हो जिसकी सीमाओं को समुद्र की एक बूंद भी नहीं छूती? एक पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ राज्य है ना, जिसे हम लैंडलॉक्ड कहते हैं। बिल्कुल। अक्सर यही माना जाता है कि अगर कोई राज्य चारों तरफ से जमीन से घिरा है तो उसका विकास थोड़ा धीमा होगा। हाँ, स्वाभाविक सी बात है। ये कुछ ऐसा है कि कोई राज्य अपने भीतर बहुत भारी मात्रा में माल तो बना रहा है, लेकिन दुनिया के बड़े बाजारों तक जाने वाला जो मुख्य दरवाजा है यानी बंदरगाह, वो किसी और राज्य की सीमा में है। सही कहा। और माल ढुलाई का खर्च और समय, ये दोनों ही चीजें उस राज्य की इकोनॉमी को पीछे धकेल देती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसी चुनौती को पार करने की जो कहानी है, वो आज की हमारी इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। हमारे पास स्रोतों के रूप में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्गों, मतलब नेशनल हाईवे का एक बहुत ही विस्तृत डिजिटल रोड मैप है। हाँ, और साथ ही कुछ नवीनतम आंकड़े और एक्सप्रेसवे से जुड़ी नई जानकारियां भी हैं। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद केवल ये गिनना नहीं है कि कौन सी सड़क कितने किलोमीटर लंबी है। सही बात है। असली मकसद ये समझना है कि कैसे राज्य से गुजरने वाले लगभग 21 राष्ट्रीय राजमार्गों का ये जाल एक लैंडलॉक भूगोल को वैश्विक अर्थव्यवस्था के हब में बदल रहा है। और अगर इस पूरे सड़क नेटवर्क और उसमें हो रहे बदलावों को ध्यान से देखा जाए ना, ये उद्योग घने जंगलों, कोयला खदानों और सुदूर जनजातीय क्षेत्रों को एक साथ पिरोने की एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी का इस्तेमाल करना चाहूंगा। स्रोत सामग्री में दिए गए इस पूरे ग्रिड को देखें तो राजधानी रायपुर को इस शरीर के हृदय यानी हार्ट की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल। और ये 21 राष्ट्रीय राजमार्ग उन प्रमुख धमनियों या आर्टरीज की तरह हैं जो राज्य के सबसे दूरस्थ कोनों तक आर्थिक जीवन और विकास की ऊर्जा पंप कर रहे हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और भविष्य के उन विशाल परियोजनाओं पर बात करने से पहले, जो इस राज्य का चेहरा पूरी तरह से बदलने वाली हैं, उस वर्तमान बुनियादी ढांचे को समझना बहुत जरूरी है, जो आज राज्य को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़े हुए है। हाँ, और इस पूरे नेटवर्क का संचालन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI द्वारा किया जाता है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के अनुपम नगर में स्थित है, जो इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि प्रशासनिक नियंत्रण एकदम केंद्र में रखा गया है। केंद्र से मुझे याद आया, रायपुर के केंद्र में होने की बात से ही राज्य की सबसे बड़ी धमनी का जिक्र आता है। स्रोत बताते हैं कि NH30 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हाँ, 631.4 किलोमीटर लंबा। बिल्कुल। उत्तर में कवर्धा के चिल्पी से शुरू होकर एकदम दक्षिण में सुकमा के कोंटा तक जाने वाला ये मार्ग, ये राज्य की रीढ़ है, बैकबोन। और इस रीढ़ का काम केवल दूरी तय करना नहीं है। उत्तर दक्षिण का ये जो अक्ष है, वो मुख्य रूप से कृषि उपज, वन संपदा और स्थानीय व्यापार को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने का काम करता है। एक तरह से सबको जोड़ता है। हाँ, ये रायपुर और बस्तर जैसे भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से एकदम अलग संभागों को एक सीधी रेखा में ले आता है। और इस उत्तर दक्षिण की रीढ़ को जो सड़क पूर्व से पश्चिम की ओर काटती है, वो है NH53। सही। 322 किलोमीटर लंबा ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सीधे तौर पर भिलाई दुर्ग की जो विशाल औद्योगिक बेल्ट है, उसकी जीवनदायिनी है। मतलब ये महाराष्ट्र की सीमा से माल लेकर राज्य में प्रवेश करता है। बिल्कुल। और फिर राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और सरायपाली होते हुए सीधा उड़ीसा की सीमा तक पहुंचता है। पता है, इन दोनों राजमार्गों के भौगोलिक स्वरूप को जब नक्शे पर देखते हैं ना, तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है। हाँ, एक बड़ा सा प्लस का निशान बनता है। एकदम सही। भारी माल ढुलाई के ये दोनों रास्ते एक विशाल क्रॉस बनाते हैं। और इस क्रॉस के एकदम बीचों बीच केंद्र बिंदु पर रायपुर मौजूद है। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या रायपुर का ये जो कैपिटल हब होना है, वो सिर्फ एक प्रशासनिक सहयोग है? मतलब कि राजधानियां इसलिए चारों तरफ से सड़कें आ रही हैं? हाँ। या फिर इसके पीछे कोई गहरी लॉजिस्टिक रणनीति है? क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन उस बिंदु को दर्शाता है जहां उत्तर दक्षिण का कृषि और वाणिज्यिक व्यापार पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के भारी औद्योगिक उत्पादन जैसे स्टील और पावर उससे आकर टकराता है। अच्छा। भारी उद्योगों को कच्चा माल चाहिए होता है ना, और तैयार माल को बाहर भेजने के लिए बहुत तेज रास्ता चाहिए। तो रायपुर वो जगह है जो सब संभालता है। बिल्कुल।
रायपुर वो लॉजिस्टिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो इन दोनों जरूरतों को एक ही जगह पर सुलझा देता है। तो ये तो हो गए मुख्य ग्रिड की बात। हाँ, लेकिन स्रोतों में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे ये ग्रिड राज्य की चरम सीमाओं को मुख्यधारा से जोड़ रहा है। चरम सीमाओं से आपका मतलब है? मेरा मतलब है, एक तरफ उत्तर में सरगुजा के पहाड़ों में दबा कोयला और ऊर्जा का भंडार है, और दूसरी तरफ दक्षिण में बस्तर के वो घने रहस्यमयी जंगल हैं। इन चरम सीमाओं को जोड़ने के लिए ना जंक्शन शहरों का इस्तेमाल किया गया है। कैसे? उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखिए, अंबिकापुर एक बहुत प्रमुख जंक्शन है। यहाँ 353 किलोमीटर लंबा NH-43 आता है जो नगर से होते हुए जशपुर नगर तक जाता है और फिर इसे सीधे राजधानी रायपुर से जोड़ने का काम NH-130 करता है जो सिमगा, बिलासपुर और कटघोरा होते हुए 389.9 किलोमीटर का सफर तय करके अंबिकापुर पहुंचता है। उद्योगों के लिहाज से देखें तो कोयले को खदानों से निकालकर पावर प्लांट तक ले जाना सबसे बड़ी चुनौती होती है ना? बिल्कुल। स्रोत यहाँ NH-49 का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। बिलासपुर से रायगढ़ तक जाने वाला ये 197 किलोमीटर लंबा मार्ग यह सीधा कोयला और ऊर्जा हब की कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। क्योंकि ऊर्जा के बिना पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के जो स्टील प्लांट है वो तो चल ही नहीं सकते। सही बात है। इसलिए NH-49 जैसे राजमार्ग सीधे तौर पर खदानों के भूगोल को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं ताकि ट्रकों को कम से कम समय में भारी माल ढोने का रास्ता मिल सके। और दक्षिण की ओर मुड़ने पर तो परिदृश्य बिल्कुल ही बदल जाता है। हाँ, वहाँ NH-63 है। बिल्कुल, जो बीजापुर से जगदलपुर तक 234.2 किलोमीटर लंबा है। इसे बस्तर की जीवन रेखा कहा जा रहा है। और इसका उद्देश्य आर्थिक दोहन से कहीं ज्यादा है। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? उन घने वनों और जो संवेदनशील जनजातीय क्षेत्र हैं, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। ये एक बहुत ही जटिल भूगोल है जहाँ सदियों से आवाजाही बहुत सीमित रही है। मैं समझ सकता हूँ। ऐसे इलाकों में एक पक्की सड़क का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं होता, बल्कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके पहुंचने का एकमात्र जरिया होती है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हुआ? हमने अभी 631 किलोमीटर लंबे सबसे बड़े राजमार्ग की बात की है ना? हाँ, NH-30 की। लेकिन स्रोतों में एक बहुत ही अजीब आंकड़ा है। अजीब? कैसा आंकड़ा? एक तरफ इतने लंबे राजमार्ग हैं हाँ। और दूसरी तरफ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-63A। ये गीदम से शुरू होकर दंतेवाड़ा तक जाता है। हाँ। और इसकी लंबाई मात्र 12 किलोमीटर है। हाँ। मतलब सिर्फ 12 किलोमीटर की सड़क को भला राष्ट्रीय राजमार्ग का इतना बड़ा दर्जा कैसे मिल सकता है? क्या इतनी छोटी दूरी राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मायने रखती है? राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में ना लंबाई ही एकमात्र पैमाना नहीं होती है। तो फिर क्या होता है? महत्व इस बात का है कि वो सड़क किन दो बिंदुओं को जोड़ रही है और वहाँ की भू राजनीतिक या रणनीतिक स्थिति क्या है। तो दंतेवाड़ा का ये जो 12 किलोमीटर का हिस्सा है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि दंतेवाड़ा भौगोलिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण और नक्सल प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र रहा है। अच्छा। ये 12 किलोमीटर का छोटा सा हिस्सा उस पूरे जिले को सीधे NH-63 के मुख्य जंक्शन यानी गीदम से जोड़ देता है। तो ये एक तरह का माइक्रो कनेक्शन हो गया। बिल्कुल। ऐसे क्षेत्रों में माइक्रो कनेक्शंस या छोटे जुड़ाव रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सुरक्षा बलों की जो त्वरित आवाजाही है, आपातकालीन मेडिकल सुविधा और उस क्षेत्र के अलग थलग पड़े लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये 12 किलोमीटर की सड़क एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन रेखा बन जाती है। इसका मतलब है कि जहां भूगोल सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है वहां एक छोटी सी सड़क भी पूरे इलाके का परिदृश्य बदल सकती है। सही कहा। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। अब राज्य के भीतर तो पूरा ग्रिड बन गया, कोयला उद्योगों तक पहुंच गया और जनजातीय क्षेत्र भी मुख्य धारा से जुड़ गए। हाँ। लेकिन वो लैंडलॉक्ड वाली समस्या तो वहीं की वहीं है। मतलब राज्य के बॉर्डर पे पहुंचने के बाद माल आगे कैसे जाएगा, समुद्र तक कैसे पहुंचेगा? बस यहीं पर भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर की एंट्री होती है जो राज्य की सीमाओं को तोड़कर उसे सीधे समुद्र से जोड़ने वाला है। स्रोत उस प्रोजेक्ट का खुलासा करते हैं जो सच में सब कुछ बदलने वाला है। रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। बिल्कुल। इसे आधिकारिक तौर पर NH-130CD
या इकोनॉमिक कॉरिडोर EC15 कहा जाता है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे इस 6 लेन वाले प्रोजेक्ट की जो लागत है वो 20,000 करोड़ रुपए है और यह एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। यहाँ ग्रीनफील्ड का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब ग्रीनफील्ड से यहाँ क्या आशय है? इसका मतलब है कि ये किसी पुरानी सड़क को चौड़ा करके नहीं बनाया जा रहा है, अच्छा, बल्कि जमीन अधिग्रहण करके बिल्कुल नए सिरे से एक सीधा रास्ता तैयार किया जा रहा है ताकि पुरानी घुमावदार सड़कों की बाधाओं से बचा जा सके। तो ये तो किसी पुरानी घुमावदार लोकल ट्रेन की पटरी को उखाड़कर नक्शे के बीचों बीच एक सीधी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर बनाने जैसा हो गया। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। अभी रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 595 किलोमीटर है, जिसे ये एक्सप्रेसवे घटाकर सीधे 464 किलोमीटर कर देगा। अरे वाह! लेकिन असली बदलाव समय का है। जो सफर अभी 13 घंटे लेता है ना, वो मात्र 6 से 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। आधा समय, यात्रा के समय को सीधा आधा कर देना तो लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा भूचाल है। बिल्कुल। अर्थशास्त्र के नजरिए से देखें तो एक ट्रक जो पहले माल पहुंचाने में एक पूरा दिन लेता था, अब वो उसी समय में 2 चक्कर लगा सकता है। और परिवहन की लागत एकदम आधी हो जाती है। हाँ। और ये एक्सप्रेसवे राज्य के 4 प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा। रायपुर में कुरूद, धमतरी के कुंडेल, कांकेर में नाहरपुर और सरोना, और कोंडागांव के केशकाल और सालना से होते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करेगा। इस पूरे रास्ते का मतलब यही है कि राज्य का औद्योगिक माल बिना किसी रुकावट के सीधा विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुंचेगा। तो ये सिर्फ एक सड़क नहीं है? नहीं, ये भविष्य का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्ग है। जब एक लैंडलॉक्ड राज्य सीधे ईस्ट कोस्ट यानी पूर्वी तट से जुड़ता है, तो विदेशी बाजारों में उसका माल भेजना बहुत ही आसान और सस्ता हो जाता है। और इस कनेक्टिविटी को हासिल करने के लिए इंजीनियरिंग की जिन सीमाओं को पार किया गया है, वो स्रोतों का सबसे रोमांचक हिस्सा है। हाँ, टनल वाला हिस्सा है ना? बिल्कुल। इसी एक्सप्रेसवे पर राज्य की पहली नेशनल हाईवे सुरंग या टनल बनाई जा रही है। और ये टनल कांकेर और कोंडागांव जिलों की सीमा पर मशहूर केशकाल घाटी क्षेत्र में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से ये जो घाटी है, ये अपने तीखे मोड़ों और खड़ी चढ़ाई के लिए जानी जाती रही है, जहां भारी ट्रकों को अक्सर कई दिनों तक जाम में फंसना पड़ता था। उस पहाड़ को पार करना तो हमेशा से एक लॉजिस्टिक दुष्स्वप्न रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब NHAI ने महज 12 महीने में, सोचिए, सिर्फ 12 महीने में उस पहाड़ का सीना चीरकर एक 2.79 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग तैयार कर ली है। हाँ, और ट्विन ट्यूब यानी आने और जाने के लिए 2 अलग-अलग सुरंगें, ताकि ट्रैफिक कभी रुके ही नहीं। स्रोत के अनुसार इसकी 22 सुरंग मार्च-अप्रैल 2026 तक चालू होने की पूरी उम्मीद है। 12 महीने में ये काम पूरा होना अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। सही कहा आपने। और इस आधुनिकीकरण का प्रभाव आसपास के अन्य मार्गों पर भी पड़ रहा है। नवीनतम विकास कार्यों के तहत NH130D, जो कोंडागांव से नारायणपुर सेक्शन को जोड़ता है, हाँ, 0.00 किलोमीटर से 48.69 किलोमीटर तक का हिस्सा, उसका चौड़ीकरण भी बहुत तेजी से किया जा रहा है। इसे पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन या 4 लेन में बदला जा रहा है। ये पेव्ड शोल्डर तकनीकी शब्द है, इसे थोड़ा स्पष्ट करना जरूरी है। पेव्ड शोल्डर का मतलब है सड़क की मुख्य लेन के किनारे का वो पक्का और ठोस हिस्सा जहां भारी वाहन या ट्रक आपात स्थिति में सुरक्षित रूप से रुक सकते हैं। अच्छा, इमरजेंसी के लिए? हाँ, औद्योगिक और पहाड़ी मार्गों पर यह सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है, ताकि एक खराब ट्रक के कारण पूरा रास्ता जाम ना हो जाए। और इस चौड़ीकरण का काम सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है। स्रोतों में ये भी दर्ज है कि हाल ही में सिवनी नाम के गांव में भूमि अधिग्रहण की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यानी जमीनी स्तर पर काम बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने पर एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। 631 किलोमीटर लंबी मुख्य रीढ़ जो राज्य को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ती है, कोयला खदानों तक पहुंचने वाला मार्ग, दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों को जोड़ने वाला 12 किलोमीटर का रणनीतिक हिस्सा, और अब पहाड़ों को चीरकर बंदरगाह तक जाने वाला ये 20,000 करोड़ का हाई स्पीड एक्सप्रेसवे। एकदम सही। इन आंकड़ों और तथ्यों का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि इस राज्य का जो भूगोल कभी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी माना जाता था, आज उसी भूगोल को अत्याधुनिक
इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक प्लानिंग के जरिए उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा रहा है। ये सड़कें उस विशाल आर्थिक बदलाव का जीता जागता ब्लूप्रिंट है जो एक जमीन से घिरे हुए राज्य को वैश्विक बाजार के एकदम मुहाने पर लाके खड़ा कर रहा है। आने वाले समय में यहाँ का स्टील और यहाँ का कोयला सीधा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी जगह बनाएगा। आज की डीप डाइव में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये 21 राष्ट्रीय राजमार्ग उस फैक्ट्री की कन्वेयर बेल्ट्स है